मैंने एक बुक्स में देखा और सभी में यही है कि यूरोप का ही मर्केंटाइल कैपिटल आएगा। ठीक है, अभी भी है मेरे पास बुक्स अनदर, जिसमें मैंने अभी अभी चेक किया था कि सभी में सेम है कि वाणिज्यिक पूंजी किस तरह से रोम में आई। स्पेशल इंडिया की वाणिज्यिक पूंजी नहीं दे रखी। ठीक है, हाँ, तो बेटे आप वाणिज्यिक पूंजी यही करोगे। ठीक है, एक और दे रखी है वाणिज्यिक पूंजी वाली कि ब्रिटिश काल में, इसमें ये दे रखा है कि ब्रिटिश काल में किस तरह से ये आई थी, उपनिवेशवाद के चरण क्या थे। इसमें पहला चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण दे रखा है। आप कहते हो तो इसमें सेम है दोनों में वैसे तो, कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद किस तरह से था, वित्तीय पूंजी का प्रभुत्व किस तरह के साथ था। क्योंकि बेटा जो मर्केंटाइल है ये तो अनदर यूरोप के साथ ही हुआ था, अनदर देशों के साथ ही हुआ था, वित्तीय पूंजी भी दूसरे देशों के साथ ही हुई थी, तो ये तो सभी की सेम आएगी। और अपना जो काल है वो भी 1757 से 1947 तक का है बेटा। ठीक है, तो इसके दौरान यही आएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे वाणिज्यिक पूंजी। तो मध्यकाल में जो उत्पादन है वो लघु स्तर पर होता था, जिसे उत्पादक अपनी व स्थानीय जरूरतों को पूरा करता था। आधुनिक काल में स्थानीय प्रणाली के स्थान पर बाजार प्रणाली का उदय हुआ, जिसमें उत्पादन मुख्य तौर पर लाभ कमाने के लिए किया जाने लगा था। लाभ की भावना से व्यापार में वृद्धि हुई, जिसे पूरा करने के लिए दस्तकारी के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। और पहले इंग्लैंड और फिर यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिकरण हुआ, लेकिन औद्योगिकरण से पूर्व यूरोप के विभिन्न देशों में व्यापार और वाणिज्य का व्यापक विस्तार हुआ। यह विस्तार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर था और इस व्यापार के फलस्वरूप वाणिज्यिक पूंजी का उदय हुआ था। इसके उदय और विकास के क्या कारण थे? फर्स्ट है पुनः जागरण, कि जो यूरोप है उसमें वाणिज्यिक पूंजी के उदय में पुनः जागरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग तैयार किया। इसने उदारता का वातावरण तैयार किया जो पूंजीवाद के लिए निहायत जरूरी था। साथ ही पुनर्जागरण ने मानवता पर बल दिया, जिसका अर्थ मानव जीवन को अधिक समृद्ध और उन्नत बनाना था। इस उन्नति और समृद्धि की भावना ने भौतिकवाद तथा पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। सेकंड पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन, कि धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक यूरोप की प्रथम सामाजिक राजनीतिक क्रांति थी, जिसने यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था को भी गहरा प्रभावित किया। मध्यकाल में व्यापार की जो उन्नति है उसमें चर्च बाधा डालता था। उदाहरण के लिए हम लेंगे रोमन चर्च सूद लेने की प्रथा को पाप बताता था और व्यापारिक क्रियाकलापों को पसंद नहीं करता था। दूसरी ओर नव उदित प्रोटेस्टेंट धर्म ने विशेषतः कॉल्विन ने सूद प्रथा को उचित व वैध बताया और व्यापारियों की प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान की। कॉल्विन ने उद्यमशीलता को एक गुण स्वीकार किया और गरीबी की निंदा की। तो यह कोई आकस्मिक नहीं था कि काल्विनवादी पूंजीवादी थे और पूंजीवादी काल्विनवादी थे। थर्ड पॉइंट आपका व्यापारिक वर्ग का योगदान, कि 11वीं सदी से ही यूरोप में पूर्व नगरों का उदय हो रहा था जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे थे। व्यापारी शहरी दस्तकारों से कुछ वस्तुएं खरीदकर अन्य स्थानों पर ले जाकर बेच रहे थे और व्यापारिक मेलों का आयोजन होने लगा था जहां वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती थी। उल्लेखनीय है कि व्यापारी वर्ग अपने धन में और वृद्धि करने के लिए व्यापार में निवेश करता था। इससे लाभ और पुनः व्यापार में निवेश कर रहा था। वह समुद्र पारीय प्रदेशों में व्यापार के लिए पहुंचने लगा था। वस्तुतः यही व्यापारी पूंजीवाद का प्रारंभिक अंकुश था।
नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों से यहाँ अभिप्राय 15वीं शताब्दी के अंत में नए समुद्री मार्गों व प्रदेशों की मांग से है। इस संदर्भ में विशेषतः एशिया व अफ्रीका के लिए खोजा गया समुद्री मार्ग और अमेरिका महाद्वीप का पता चलना महत्वपूर्ण था। इन खोजों ने पश्चिमी यूरोपीय देशों में व्यापारिक क्रांति को जन्म दिया और इस व्यापारिक क्रांति से प्रारंभिक पूंजीवाद का उदय हुआ और औद्योगिक पूंजीवाद के लिए आधार तैयार हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय कि 15वीं तथा 16वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के देशों में निरंकुश शासकों के अधीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भी नव उदित पूंजीवाद को बल प्राप्त हुआ। ऐसे राज्यों में सामंतों की प्रभुसत्ता समाप्त हुई जो व्यापारिक गतिविधियों में प्रमुख बाधा थी। साथ ही व्यापारी वर्ग व राजाओं में घनिष्ठ योग से संबंध स्थापित हुए। इससे एक और राजाओं को व्यापारियों से कर के रूप में धन प्राप्त हुआ तो दूसरी ओर व्यापारी वर्ग को राजाओं से सुरक्षा प्राप्त हुई जो व्यापार में वृद्धि के लिए अति आवश्यक थी। नेक्स्ट आपका बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली कि बीमा प्रणाली ने एक और तो व्यक्तिगत जोखिम को कम किया, दूसरी ओर इसे व्यवसाय को स्थायित्व भी मिला जो पूंजीवाद के उदय तथा विस्तार में सहायक सिद्ध हुए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम बहुत अधिक बढ़ गया था और लंबी समुद्री यात्रा के दौरान कई बार माल से भरे जहाज डूब जाते थे। इतना भारी नुकसान किसी व्यापार या कंपनी के लिए असहनीय था, अतः यह जोखिम का बार निश्चित प्रीमियम प्राप्त करके बीमा कंपनियां उठाने लगी थी। नेक्स्ट है कि इस काल में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का उदय हुआ जिसने वाणिज्यिक पूंजी के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने एक ऐसा प्रथम बैंक स्थापित किया जिसकी शाखाएं यूरोप के सभी प्रमुख नगरों में फैली हुई थी। 16वीं सदी में इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन तथा ऑस्ट्रिया आदि देशों में बड़े बड़े बैंक स्थापित हुए थे। नेक्स्ट आपका बेटे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का उदय किस तरह से हुआ कि जैसे जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक गतिविधियों का प्रसार होता है वैसे वैसे इन देशों में आर्थिक एकरूपता अपनी शुरू हो जाती है और इस आर्थिक एकरूपता के अभाव में पूंजीवाद का विकास संभव नहीं था। सभी देशों में एक जैसी माप तोल व मुद्रा प्रणालियों का आरंभ हुआ। स्थानीय चुंगी प्रणाली को समाप्त किया गया। व्यापार व व्यवसाय संबंधी कानूनों में समानता आई। उदाहरण के लिए इंग्लैंड 1707 ईस्वी में संघ अधिनियम द्वारा वेल्स व स्कॉटलैंड सहित एक आर्थिक इकाई बन गया। फ्रांस में क्रांति के साथ ही आर्थिक एकीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गए। जर्मनी में उत्तर जर्मन चुंगी संघ की स्थापना हुई और अमेरिका का गृह युद्ध भी राष्ट्रीय बाजार निर्माण की जरूरत के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका कृषि क्रांति की कृषि क्रांति ने भी पूंजीवाद को संवर्धित किया। इस क्रांति में खेती के तरीकों में परिवर्तन हुआ, फसलों में बदलाव आया और छोटे किसान अपने इस क्रांति के कारण गांव से बेदखल हुए, शहरों में कारखानों में मजदूर के रूप में काम करने लगे। दूसरा कि अब जो बड़े पूंजीपति थे कृषकों से अधिक लगान वसूल करके जो पूंजी है वो जमा करने लगे थे। इस पूंजी को अधिक लाभ के लिए आर्थिक गतिविधियों में लगाने लगे थे। तीसरा कि कृषि क्रांति ने क्रय शक्ति को बढ़ाकर गृह बाजार को मजबूती प्रदान की। और चौथा है उत्पादकता में वृद्धि से पर्याप्त मात्रा में कारखानों को कच्चा माल और शहरी आबादी को खाद्यान्न प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका उपनिवेशों की स्थापना की वाणिज्यिक पूंजी की जरूरतों ने उपनिवेशों की स्थापना को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर उपनिवेशों की स्थापना से इस पूंजी का विकास हुआ और वाणिज्यिक पूंजी का विकास सर्वाधिक यूरोप के देशों में हुआ था। इसलिए इन देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों को अपना गुलाम बना लिया और यहाँ के किसानों की लूट और संशोधन के दोहन से वाणिज्यिक पूंजीवाद का तेजी से विकास हुआ। ये थे बेटा आपका वाणिज्यिक पूंजी के उदय के क्या कारण रहे थे। नेक्स्ट आपका वाणिज्यिक पूंजी तथा उसका स्वरूप क्या था कि जो पूंजीवाद है उसका यूरोप की जो सामंती प्रणाली में अंकुरित हुआ, परंतु इसका विकास सामंती व्यवस्था के खंडों पर ही हुआ। लंबे समय से एक छोटा व्यापारी वर्ग व्यापार करता आ रहा था और धीरे धीरे नगरों में इसके प्रभाव में वृद्धि हुई। व्यापारिक नगरों का महत्व बढ़ा, श्रेणी व्यवस्था कमजोर हुई, सामंती व्यवस्था धीरे धीरे खोखली हो गई और राष्ट्रीय राज्यों का अभ्युदय हो गया।
इसके जो पूंजीवाद है उसका बीज सामंत प्रणाली में ही अंकुरित होने लगा था। नगरों में एक छोटा व्यापारी वर्ग पैदा हुआ और जो शहरी दस्तकारों से कुछ वस्तुएं खरीदकर दूर दराज के स्थानों पर बेचता था और इस विनिमय में प्राप्त जो लाभांश है उसको पुनः व्यापार में निवेश कर रहा था। राजा को इस व्यापारी वर्ग से कर प्राप्त होता था, इसलिए इस व्यापारी वर्ग को राज्य के संरक्षण मिल गया। व्यापार संबंधी जो बाधाओं को भी दूर किया गया था और उपनिवेश स्थापित करने में मदद की गई। संपेश में वाणिज्यिक जो पूंजी है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं भी रेखांकित की गई हैं। फर्स्ट है हमारी विनिमय की। पूंजीवाद में वस्तुएं बाजार में बेचने के लिए तैयार की जाती थी ताकि मुनाफा कमाया जा सके। इस मुनाफे से और वस्तुएं खरीदकर फिर मुनाफे के लिए बेचा जाता था, यानी द्रव्य वस्तु द्रव्य वृद्धि के साथ वृद्धि के नियम से निरंतर द्रव्य में वृद्धि होती है। जो सामंती समाज है उसमें थोड़ा व्यापार होता था, लेकिन इस व्यापार में पूंजी में वृद्धि बहुत सीमित होती थी, क्योंकि वस्तु बेचकर जो धन मिलता था उससे दूसरी वस्तुएं खरीदकर उनका उपभोग कर लिया जाता था। इसमें मुनाफा नहीं होता था और ना मात्र का होता था। यह एक ऐसे व्यापार को वाणिज्यिक पूंजीवाद नहीं कहा जा सकता और स्पष्ट है कि जो वाणिज्यिक पूंजी है वो विनिमय से ही प्राप्त लाभांश था। नेक्स्ट आपका परंपरागत उत्पादन की वाणिज्यिक पूंजी में वृद्धि के कारण उत्पादन की संरचना में जो बदलाव हुआ उसका आना, लेकिन इस पूंजी का मुख्य आधार परंपरागत ही था। कृषि और दस्तकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था। औद्योगिक उत्पादन इस पूंजी का मुख्य आधार नहीं था। थर्ड पॉइंट है वाणिज्यिक पूंजी के स्रोत कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस पूंजी का जो मुख्य स्रोत औद्योगिक मजदूर का शोषण नहीं था, बल्कि किसानों और दस्तकारों का शोषण था। और इतिहासकार मुख्यतः इसके दो स्रोतों को रेखांकित करते हैं, पहला आंतरिक शोषण व दूसरा बाहरी लूट। आंतरिक शोषण में भूमिपतियों द्वारा किसानों से वसूला गया बाहरी लगान तथा व्यापारियों द्वारा दस्तकारों का शोषण शामिल था। बाहरी लूट इस पूंजी का सबसे मुख्य स्रोत था और इसमें अमेरिका के देशों से लूटा गया सोना चांदी दास व्यापार जैसे अमानवीय तरीके से प्राप्त असीम मुनाफा तथा एशियाई देशों से प्राप्त अधिभार शामिल है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना की। पश्चिम यूरोपीय देशों में वाणिज्यिक पूंजी के विस्तार में संयुक्त पूंजी कंपनियों ने विशेष भूमिका निभाई। 15वीं व 16वीं शताब्दी में समुद्र पार व्यापार अत्यधिक मुनाफे का था, परंतु यह जोखिम से भरा हुआ था और इस विशाल पूंजी का सौदा था। किसी एक व्यापारी के लिए यह कार्य कठिन था और अतः व्यापारी इसके लिए अस्थायी तौर पर संयुक्त पूंजी के अनुबंध करने लगे थे। धीरे धीरे इससे संयुक्त पूंजी कंपनियां व्यापारिक पूंजी का उदय भी हुआ और ये कंपनियां शेयर निकालती थी जिसे मध्यम वर्गीय लोग अपनी बचत निवेश करने लगे थे। अब ये कंपनियां छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियां नहीं थी, वरना ये अंतरराष्ट्रीय दैत्य का रूप ले चुकी थी। नेक्स्ट है आधुनिक बैंक प्रणाली क्या थी कि अधिक जो वाणिज्यिक है पूंजी है उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति है महाजन अपना धन ब्याज पर उधार देकर करने लगे। महाजनों की अपनी पूंजी भी इस कार्य के लिए कम पड़ने लगी, तो उन्होंने अपनी साख के बल पर आम लोगों से ब्याज पर धन जमा करना शुरू किया और इस धन को वे अधिक ब्याज लेकर व्यवसाय व्यापारियों को उधार देने लगे थे। इस प्रकार महाजनी के इस विस्तार से आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का उदय हुआ। संरक्षणवाद क्या है कि जो वाणिज्यिक पूंजी है वो सामंती अर्थव्यवस्था के क्रम में से पैदा हो रही थी। सामंती व्यवस्था इस पूंजी के उदय विकास में बाधक थी। सामंतवाद में अर्थव्यवस्था का स्वरूप मुख्यतः स्थानीय था, जबकि वाणिज्यिक पूंजी पहले राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की मांग करती है। इसलिए स्थानीयता के स्थान पर व्यापार वाणिज्य व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाने पर बल दिया गया। इसके लिए राज्य शक्ति के सहारे की जरूरत पड़ी। फलतः राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ जिनके शासकों ने व्यापारी वर्ग को संरक्षण प्रदान
किया। समान कर, समान चुंगी, एक मुद्रा तथा समान मापतोल प्रणाली स्थापित करने के लिए राज्य की ओर से कानून बनाए गए। ये था बेटा आपका वाणिज्यिक क्रांति की विशेषताएं। नेक्स्ट है वाणिज्यवाद। प्रॉपर तरीके से वाणिज्यवाद क्या है कि जो वाणिज्यवाद है वो व्यापारवाद भी उसे कहा जाता है। वह वाणिज्यिक पूंजी युगीन आर्थिक विचारधारा थी। इसका शब्द का प्रयोग लंबे समय से होता रहा है, परंतु इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है। अलेक्जेंडर ग्रे ने कहा है कि प्राय हम वाणिज्यवादी सिद्धांत व वाक्यांश को प्रयोग करते हैं, तो परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी समय में लेखकों का समूह या था जिसने वाणिज्यवादी विचार प्रस्तुत किए थे। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडम स्मिथ ने 1736 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था और उन्होंने वाणिज्यवाद की संरक्षणवादी नीति की कटु आलोचना की। इसके विपरीत मुक्त व्यापार की आवश्यकता पर भी बल दिया। 1882 में अंग्रेज विलियम कनिंगम है, उसने अपनी पुस्तक दी ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में वाणिज्यवाद का शक्ति की प्रणाली के रूप में प्रयोग किया था। वाणिज्यिकवादी विचारक भी थे थॉमस मून, एंटोनिया सेरा, जेबी कोलबर्ट, फिलिप वोन होर्निक, अन्य विचारक। वाणिज्यवाद विचारधारा की अनेक विशेषताएं भी थी, जैसे राज्य द्वारा आर्थिक नियमन क्या था कि उन्होंने राज्य द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में नियम बनाने की बात पर भी बहुत बल दिया। उन्होंने राष्ट्रों को धनी और शक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक तरीकों के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत किए। वाणिज्यवादियों का एक दृढ़ मत था कि राज्य का व्यापार, उद्योग, कृषि आदि पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और राज्य का यह दायित्व है कि वह देश में धन वृद्धि व समाज कल्याण को ध्यान में रखकर व्यापार, उद्योग आदि के संबंध में नियम बनाए। फिर वाणिज्यवाद में है सोना चांदी का महत्व। इसकी जो विशेषताएं थी, सोना चांदी को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया था कि इन बहुमूल्य धातुओं के संचय पर जोर दिया जाए और सोना चांदी को देश की धन संपदा या शक्ति का प्रतीक माना गया। उन्होंने कहा है कि सोना चांदी से युद्ध शस्त्रों और युद्ध सामग्री को खरीदा जा सकता है, जो कि सफल युद्ध संचालन के लिए आवश्यक माना गया है। विदेशी व्यापार तथा अनुकूल व्यापार संतुलन को मान्यता प्रदान की गई और विदेशी व्यापार में वाणिज्यवादियों ने अनुकूल व्यापार संतुलन पर इसलिए जोर दिया क्योंकि देश के पक्ष में अनुकूल व्यापार संतुलन से अभिप्राय आयात मूल्य से निर्यात मूल्य की अधिकता था। अधिक से अधिक देश में बने सामान का निर्यात और कम से कम तैयार माल का आयात। ज्यादातर वाणिज्यवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि जिस भी देश या क्षेत्र से व्यापार हो उसमें उन अनुकूल व्यापार संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बेटा राज्य द्वारा उद्योगों को संरक्षण, कि राज्य द्वारा उद्योगों को संरक्षण किस तरह से दिया जाए। कि वाणिज्यवादियों ने राज्य सरकार का यह दायित्व बताया कि वह देश की समृद्धि के लिए उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे और उद्योगपतियों की हर तरह से रक्षा करे। उन्होंने देश में कच्चे माल के उत्पादन पर बल दिया और विदेशों के तैयार माल पर भारी मात्रा में आयात पर कर लगाने की भी सिफारिश की। वाणिज्यवादी देश से कच्चे माल, मशीनों, औजारों आदि के निर्यात को देश के उद्योगों के लिए हानिकारक है वह मानते हैं और इनके निर्यात पर उन्होंने प्रतिबंध की भी सलाह दी। नेक्स्ट है आपका कि राज्य का आर्थिक एकीकरण किस तरह से किया जाए। कि सामंतवादी समाज में स्थानीय प्रांतीय कर तथा भिन्न भिन्न प्रकार की मापतोल व मुद्रा प्रणाली थी और यह प्रणाली व्यापार वाणिज्य के विकास में बाधक थी। इन बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य को आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता थी। इसलिए वाणिज्यवादियों ने स्थानीयता के स्थान पर व्यापार व उद्योग की राष्ट्रीय नीति अपनाने पर बल दिया और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समान कर, समान चुंगी और एक मुद्रा, समान मापतोल प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है कि उपनिवेशों की स्थापना पर बल, कि वाणिज्यवादियों ने उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया। राज्य को विदेशी व्यापार की अनिश्चितता के भय से मुक्त रखने व बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करने के लिए उपनिवेशों की स्थापना को आवश्यक समझा। उपनिवेश दो प्रकार के राज्य के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। फर्स्ट है मातृ देश में निर्मित सामान को उपनिवेशों में बेचा जा सकता था। द्वितीय है कि उपनिवेशों से आवश्यक कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में सस्ते मूल्यों पर खरीदा जा सकता था, इसलिए उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना पर ज्यादा बल दिया।
ये था बेटा आपका वाणिज्यिक क्रांति। नेक्स्ट करेंगे हम मुक्त व्यापार पूंजी क्या है, कि मुक्त व्यापार पूंजी का जो युग है वो औद्योगिक